नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको किताबों में रुचि है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज मैं आपको एक नाटक के बारे में बताने वाला हूँ। इसका नाम है आषाढ़ का एक दिन और इसे लिखा है मोहन राकेश जी ने। मोहन राकेश जी ने इसे 1958 में लिखा था और इसे नए दौर की हिंदी का पहला नाटक होने का भी श्रेय प्राप्त है। 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसे सबके अवार्ड के द्वारा इसे सम्मानित भी किया गया था और ये काफ़ी चर्चा में भी रही। हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी इस नाटक को इसका रूपांतरण किया गया और इसका मंचन किया गया और कई फिल्म भी बनी है इसके ऊपर। तो काफ़ी चर्चित रही है नाटक। तो आइए देखते हैं इस नाटक में है क्या। यह नाटक कालिदास के प्रेम जीवन और उनके संबंध से जुड़ा हुआ है। नाटक की शुरुआत होती है मल्लिका आषाढ़ के एक दिन से, जब मल्लिका कालिदास से मिलकर अपने घर में आती है और अपनी खुशी का इजहार करती है। लेकिन मल्लिका की जो माँ है वो उसके इस संबंध से खुश नहीं है। वो थोड़ी व्यावहारिक है, वो यथार्थवादी है। वो चाहती है कि मल्लिका किसी धनवान पुरुष से शादी करे और फिर अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत करे। किसी कवि कालिदास जैसे कवि के प्रेम में जीवन गुजारने से उसका कोई मतलब नहीं है। और उसके पीछे कारण यह था कि उन्होंने लंबे समय से गरीबी में अपने जीवन को बिताया था। तो उन्हें पता था कि धन का महत्व, एक व्यवहारिक रूप से धन का महत्व क्या है। लेकिन मल्लिका का जो मत था वो बिल्कुल अलग था। वह कालिदास के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती थी और कहीं ना कहीं कालिदास को भी ये लगता था कि भले ही वो दोनों काफ़ी समय से संबंध में थे, लेकिन कालिदास ने कभी भी विवाह का प्रस्ताव नहीं दिया था। और इस बात को मल्लिका की माता जो थी वो बार बार इस बात को उजागर भी करती रहती थी कि अगर वो तुम्हें सच्चा प्रेम करता है तो वो तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहता। तो और कालिदास जो कवि थे उनको धीरे धीरे उनकी कविताओं की और उनके रचनाओं की जो प्रसिद्धि है वो उज्जैन तक पहुंच गई। तो वहाँ के महाराज ने उन्हें कहा कि आप राज्यसभा में आइए और यहाँ पर आकर यहाँ पर अपने साहित्य का निर्माण कीजिए, अपनी कविताओं का निर्माण कीजिए और यहाँ पर आपको उचित सम्मान मिलेगा। पहले तो कालिदास जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मल्लिका जो कि न सिर्फ कालिदास से प्रेम करती थी बस उनसे बल्कि उन्हें अपने जीवन के शिखर पर देखना चाहती थी, अपने प्रसिद्धि के शिखर पर देखना चाहती थी। तो मल्लिका ने उसे मनाया और कहा कि आप जरूर जाइए। कालिदास उज्जैन पहुंचते हैं, उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिलती है और वहीं पर किसी कुलीन घर में उनका विवाह हो जाता है और उनकी पत्नी का नाम होता है प्रियंगु मंजरी। तो पहले भाग में यही होता है कि कालिदास उज्जैन पहुंचते हैं और उनका विवाह हो जाता है और उनको बहुत प्रसिद्धि मिलती है। दूसरे भाग में जब हम आते हैं तो यहाँ पर मोहन राकेश जी ने दिखाया है कि भले ही प्रसिद्धि मिल चुकी है कालिदास को, एक व्यवहारिक रूप से और एक आर्थिक रूप से देखा जाए तो उनका जीवन काफ़ी सफल है, लेकिन वो फिर भी अंदर से प्रसन्न नहीं है। तो उनकी पत्नी प्रियंगु मंजरी को यह बात बहुत खटकती है। काफ़ी वो सोचती है तो फिर उनकी रचनाओं को भी वो पढ़ती रहती है। तो ये समझ में आता है उनकी जितनी भी रचनाएं थी उन सबकी जो प्रेरणा थी वो अभी भी उनका वही पुराना गांव, उनकी मल्लिका थी जो उनके रचनाओं में वो चीज़ झलकती थी। तो उसने ये सोचा कि मैं एक ऐसा ही एक छोटा सा गांव, एक ऐसी जगह बना लूँ जिसमें मुझे जब कालिदास जाए उस जगह पर तो उन्हें अपने गांव का एहसास मिले और उनकी रचनाएं फिर से वैसी ही हो जाएं और वो खुश रहें। इस प्रयास में वो उसी गांव पहुंचती है जहां पर मल्लिका रहती है और वो मल्लिका के घर भी जाती है, उससे मिलती भी है और एक उसे नीचा दिखाते हुए ये भी कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, राजभवन में रहना मेरी सहेली की तरह और मैं किसी अच्छे राजपुरुष के साथ तुम्हारा विवाह भी करवा दूंगी। मुख्य उद्देश्य प्रियंगु मंजरी का यहाँ पर यही होता है कि वो जिस प्रेम को वो नहीं पा सकती थी कालिदास से, उसको वो नीचा दिखाना चाहती थी। लेकिन वो साथ में ये भी चाहती थी कि मल्लिका साथ रहे तो कालिदास की रचनाएं और भी अच्छी होती चली जाए। और जाहिर है मल्लिका मना कर देती है और नहीं जाती है।
उज्जैन के महाराज भी कालिदास से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें कश्मीर की बागडोर उनके हाथों में दे देते हैं और कहते हैं तुम वहाँ जाकर उससे राज को संभालो। कालिदास भी उस गांव में आता है अपनी पत्नी के साथ, लेकिन वो मलिका से मिलने नहीं जाते हैं और यह बात मलिका को बहुत खटकती है कि कालिदास इतने समय बाद वहाँ पर उस गांव में आए लेकिन उनसे मिलने नहीं आए। कालिदास वहाँ से चले जाते हैं बिना मिले हुए। अब हम आते हैं तीसरे भाग की तरफ। तीसरा भाग जो कि अंतिम भाग है, उसे बताने से पहले मैं एक और पात्र विलोम के बारे में बताना चाहता हूँ। विलोम को इस नाटक में एक खलनायक की तरह दिखाया गया है। वो हमेशा से कालिदास और मलिका के रिश्ते के ऊपर व्यवहारिक दृष्टिकोण से एक प्रश्न उठाता रहता है कि ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और समय बीत जाने के बाद से ऐसा ही होता है। कालिदास जब कश्मीर में रहते हैं और उन्हें उनका मन प्रजा में, उन प्रशासन में नहीं लगता है, तो वो सब चीज़ छोड़ छाड़ के वापस उस गांव में आ जाते हैं और मलिका के पास पहुंचते हैं, मलिका के घर के पास पहुंचते हैं। वहां जाने पर तो उन्हें पता चलता है कि मलिका ने विलोम से शादी कर ली है और उनकी एक बेटी भी है। कुछ देर तक तो, जब तक इस बात का खुलासा नहीं होता है, कालिदास मलिका से अपने दिल की बात कह रहे होते हैं और कुछ देर तक उससे बात करते हैं, पर जैसे ही वो पता चलता है वो वहाँ से उठ कर चल देते हैं एकाएक। और वो दिन भी आषाढ़ का एक दिन होता है। तो यहाँ पर नाटक खत्म हो जाती है। तो इस तरह से मोहन राकेश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से जो इस नाटक में जो भाव हैं, जो पात्र हैं और जो घटनाएं हैं, उनको इतने अच्छे तरीके से रखा है कि बहुत ही नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आप पढ़िए इस नाटक को, आपको बहुत पसंद आएगा। कई आलोचकों ने इस बात को उजागर किया है कि हर भाग में कालिदास स्थिति से भाग जाते हैं। पहले भाग में वो उज्जैन चले जाते हैं, दूसरे भाग में वो वापस गांव लौटते हैं लेकिन फिर भी मलिका से मिलते नहीं हैं, और तीसरे भाग में भी वो एकाएक उठ के चल देते हैं। तो ये एक बात थी जो तीनों भागों में आपको देखने को मिलेगी। आप पढ़िए इस किताब को, काफ़ी अच्छी नाटक है और कालिदास के ऊपर है, और ये कालिदास को प्रसिद्धि मिलने से पहले के जीवन पर शायद आधारित है। इसमें कुछ कल्पना भी होगी और इसको नाटकीय भी बनाया गया होगा। मुझे बहुत अच्छी लगी ये किताब। आप भी पढ़िए और बताइए कि आपको किताब कैसी लगी, ये रिव्यू कैसा लगा आपको, ये भी आप बताइएगा, और अपने कमेंट्स आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा या फिर एक नई किताब के साथ। तब तक आप अपने आनंदमय जीवन को और आनंदित बनाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।